हेलो। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोपोर्शंस के बारे में। आइए देखते हैं। अर्थमेटिक मैथ्स, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस, ये टॉपिक है हमारा। अब हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि प्रोपोर्शंस कितने टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट और इनवर्स। ये दो टाइप्स के प्रोपोर्शंस होते हैं। एक एक करके देखते हैं। डायरेक्ट प्रोपोर्शंस एग्जाम्पल है टेबल में पेट्रोल इन लीटर्स एक्स और डिस्टेंस इन किलोमीटर वाई। ये दो क्वांटिटीज़ है। पेट्रोल इन लीटर से एक क्वांटिटी हो गया और डिस्टेंस जो है वह एक क्वांटिटी हो गया। हम हमेशा दो क्वांटिटीज के बीच में रिलेशनशिप को क्रिएट करते हैं। क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद ऑब्जर्व करते हैं कि वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनवर्स प्रोपोर्शन है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट है कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज करेगा तो दूसरा क्वांटिटी भी इंक्रीज करेगा। अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज करेगा दूसरा क्वांटिटी भी डिक्रीज करेगा। मैंने यहाँ एक टेबल पे बना के दिखाया है कि पेट्रोल लीटर्स में पहले 4 लीटर था, फिर 8 हुआ, फिर 12 हुआ, फिर 15 लीटर्स हुआ, 20 लीटर्स हुआ और 25 लीटर्स हुआ। डिस्टेंस वाले चार्ट में आप देखेंगे कि जब 4 लीटर्स था तो डिस्टेंस जो है 60 किलोमीटर कवर्ड हो रहा था। फिर अगले कॉलम में जो है ना y1 है, मतलब ये अननोन क्वांटिटी है, मुझे पता नहीं है। लेकिन इसने क्या किया कि नेक्स्ट कॉलम में दे दिया है 180 किलोमीटर्स। तो इस कॉन्सेप्ट को देखते हुए हम समझ सकते हैं कि पेट्रोल लीटर्स में बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो डिस्टेंस भी हमारा इंक्रीज हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे 60 और 180 को देख के समझ सकते हैं कि 60 के बाद 180 आया है, तो 60 के बाद 180 आने का मतलब हुआ कि ये भी इंक्रीज किया। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो रिलेशनशिप है डायरेक्ट वाला, डायरेक्ट प्रोपोर्शंस वाला है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है वी फाइंड दैट एज द वैल्यू ऑफ एक्स इंक्रीजेज वैल्यू ऑफ वाई ऑल्सो इंक्रीजेज इन सच अ वे दैट द रेशियो एक्स अपॉन वाई डज नॉट चेंज, इट रिमेन्स constant. In this case it is 1 upon 15. We say that x and y are in direct proportion। और मैंने यहाँ लिखा है x upon y इक्वल टू k। मतलब ये हुआ कि अगर आप 4 upon 60 को डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन 15 आएगा और आगे जितना भी है वो सब डिवाइड करके हमारा रिजल्ट जो आएगा वो सेम होगा। मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शन डी से डायरेक्ट, और यहाँ जो ऑपरेशन होगा डी से डायरेक्ट, डी से डिवीजन। मतलब सारे कॉलम का जो है आप डिवाइड करके देखेंगे आपस में इक्वल होगा। जैसे यहाँ देखिए 4 अपॉन 60 क्या हो गया, 1 अपॉन 15 इक्वल टू 12 अपॉन 180। ये भी मेरा क्या हो गया, 1 अपॉन 15 हो गया। वो आगे वाले स्लाइड में आपको दिखाते हैं, समझाते हैं कि कैसे क्या कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग डायरेक्ट प्रोपोर्शंस में वो जो टेबल में आपने देखा था, तो 4 अपॉन 16, 4 अपॉन 60 इक्वल टू 8 अपॉन y1 इक्वल टू 12 अपॉन 180 हम लोग ले लेंगे। मतलब जितना भी कॉलम में है सारे का डिवाइड वाले कॉन्सेप्ट को लेते हुए सबको इक्वल टू करेंगे। ऐसा इसलिए कि डायरेक्ट प्रोपोर्शंस में आप देखेंगे कि डिवाइड करने पर जो आता है वैल्यू हर कॉलम का वो इक्वल ही होता है आपस में। तो इसलिए यहाँ पे आप समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पे 4 अपॉन 60 को आपने डिवाइड किया कितना आया, 1 अपॉन 15 आया। फिर 8 अपॉन y1 डाल दिए। यहाँ पे देखिए 12 अपॉन 180, 1 अपॉन 15 आ गया है। चूंकि ये हमारा ये वैल्यू दिया हुआ था न्यूमेरिकली दोनों में, 12 और 180 और 4 और 60, तो हम लोग यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि 1 अपॉन 15 यहाँ भी है, 1 अपॉन 15 यहाँ भी आ गया। अब देखिए यहाँ पे इसका ये कॉन्सेप्ट हो गया कि डायरेक्ट प्रोपोर्शंस में जो ऑपरेशन होता है वो होता है डिवीजन वाला। मतलब टेबल बनाने के बाद आपको सारे डिवाइड को इक्वल करके दिखाना होगा, इक्वलिटी करके दिखाना पड़ेगा। और आपने यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं आप कि y1 निकालना अगर हमको है तो हमने क्या किया, 1 अपॉन 15 को इक्वल टू कर दिया 8 अपॉन y1 से, और सॉल्व करने के बाद y1 का वैल्यू आ गया 120। अगर आपको निकालना है y2 तो आप इस दोनों को एक साथ ले लीजिए और y2 का वैल्यू निकल जाएगा। फिर y3 निकालना है तो इसको 20 अपॉन y3 और 1 अपॉन 15 को इक्वल टू करके ले लीजिए। जैसे यहाँ सेपरेट सेपरेट ले लिया गया है तो आप सेपरेटली आप निकाल सकते हैं ले करके, है ना, y2 y3 y4 और y1। इस तरह से हमारा वैल्यू निकल जाएगा। तो कॉन्सेप्ट ये बना कि डायरेक्ट प्रोपोर्शंस में हमें कॉलम बनाना पड़ता है
और उसके बाद डिविजन्स वाला जो है इक्वल टू सबको करना पड़ता है। तो ये आपको आना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, वो आपको समझ में आना चाहिए। उसका कॉन्सेप्ट बता दिए हैं कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज करेगा दूसरा भी इंक्रीज करेगा, एक क्वांटिटी अगर डिक्रीज करेगा तो दूसरा क्वांटिटी भी डिक्रीज करेगा, मतलब सेम सेम। तो वो हुआ डायरेक्ट इफेक्ट होना उस पर। अब देखिए डायरेक्ट प्रोपोर्शन का कुछ क्वेश्चन है। एन इलेक्ट्रिक पोल 14 meters high casts a shadow of 10 meters. Find the height of a tree that casts a shadow of 15 meters under similar condition. एक कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जितना लंबा होगा उसका उतना ही लंबा शैडो होगा, मतलब इंक्रीज द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज द शैडो ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो मतलब यहाँ शैडो एक क्वांटिटी है और हाइट एक क्वांटिटी है। तो क्वेश्चंस में आपको देख रहे हैं क्या दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक पोल है, इसका हाइट दे रखा है 14 मीटर, और इसके बारे में बताया कि इसका जो दूसरा क्वांटिटी शैडो है वो 10 है। तो आपको निकालना है ट्री का हाइट जो कि शैडो बना रहा है 15 मीटर्स। तो ये तो रिलेशनशिप समझ में आ रहा है क्वेश्चन से कि ट्री का हाइट बढ़ेगा तो शैडो बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक हाइट बढ़ेगा, मतलब दो क्वांटिटी यहाँ पे हाइट और शैडो, हाइट इंक्रीज करेगा शैडो इंक्रीज करेगा। तो कौन सा रिलेशनशिप हो गया? डायरेक्ट प्रोपोर्शंस वाला रिलेशनशिप हो गया। जब ये माइंड में कॉन्सेप्ट आ गया तो हम लोग एक टेबल बनाएंगे जो कि आगे स्लाइड में देखते हैं हम लोग। मैंने एक टेबल बनाया, इसमें कि एक कॉलम में दिया है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट और दूसरा क्वांटिटी जो हमारा लेंथ ऑफ द शैडो वो दे दिए क्वांटिटी के रूप में। यहाँ दो क्वांटिटी हाइट और लेंथ है। यहाँ पे आपको ये जो है इलेक्ट्रिक पोल का जो है दिया हुआ है 14 हाइट है ऑब्जेक्ट, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, और इलेक्ट्रिक पोल का जो शैडो है वो भी दिया हुआ है 10। तो हम लोग एक कॉलम में दो रो बना दिए और एक कॉलम में 14 और 10 लिख दिए। दूसरा हमें ट्री का है, ट्री का हमने हाइट को x मान लिया और वो आपका जो है लेंथ ऑफ शैडो जो है ट्री का दिया हुआ है 15 दिया हुआ है। क्योंकि रिलेशनशिप हमारा डायरेक्ट वेरिएशन वाला है तो हम लोग दोनों डिवीजन करके हर कॉलम का डिवीजन करके इक्वल टू कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग जो सीखे हैं कि डायरेक्ट वेरिएशन में कौन सा कॉन्सेप्ट होता है, डिवीजन वाला। तो यहाँ इस केस में होगा 14 अपॉन 10 इजकल टू x अपॉन 15। एक इक्वेशन जब मिल जाएगा तो आप उसको सॉल्व करके x आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने समझाया है आपको। ये जो है आपका लेट द हाइट ऑफ द ट्री बी x meters, we form a table here. Note that more the height of an object the more would be the length of its shadow. तो दिस इज अ केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शंस, जो अभी मैंने बोला ये वही कॉन्सेप्ट है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शंस का जब केस आ गया ये पढ़ने के बाद, तो रिलेशनशिप जो होता है x1 अपॉन y1 इजकल टू x2 अपॉन y2। x1 और y1 जो है यहाँ पे x1 का काम 14 कर रहा है और y1 का काम 10 कर रहा है, x2 का काम यहाँ पे x कर रहा है और y2 का काम यहाँ पे 15 कर रहा है। यहाँ पे देखिए सॉल्व करके हम बताएं हो जाएगा और 14 अपॉन 10 एक इक्वेशन मिलेगा और आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। वो जो कॉन्सेप्ट हमारा डायरेक्ट बेसिस वाला है उसके हिसाब से हम यहाँ पे लिख दिए और सॉल्व करने के बाद आपको x इक्वल टू आ गया 21, जो कि हाइट ऑफ ट्री है 21 मीटर्स। देखिए नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन मैंने लिया है डायरेक्ट प्रोपोर्शंस में। A train is moving at a uniform speed of 75 km per hour. पहला क्वेश्चन है कि how far will it travel in 20 minutes। दूसरा है find the time required to cover a distance of 250 km। तो ये दो क्वेश्चंस आपको निकालना है। तो पहले हम लोग रिलेशनशिप को क्रिएट करते हैं कौन सा है, डायरेक्ट है या नहीं। तो डायरेक्ट के लिए हम लोग देखेंगे यहाँ पे एक प्रैक्टिकल थिंकिंग करेंगे कि यहाँ पे 75 किलोमीटर पर आवर स्पीड है ट्रेन का, वो भी यूनिफॉर्म स्पीड है, स्पीड में चेंजिंग नहीं हो रही है, मतलब 1 आवर में 75 किलोमीटर है। अगर आपसे हम ऑरली पूछेंगे कि 1 आवर में 75 किलोमीटर कोई ट्रेन कवर कर रहा है डिस्टेंस, तो 2 आवर्स में कितना कवर करेगा, तो आप बताइएगा 150 किलोमीटर। आपने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो आप यहाँ देखेंगे कि दो क्वांटिटी हमारे पास है, एक है क्वांटिटी के रूप में किलोमीटर, दूसरा क्वांटिटी के रूप में हमारा है
आवर, क्योंकि दो क्वांटिटी चाहिए ना रिलेशनशिप बनाने के लिए। तो यहाँ पे एक क्वांटिटी हमारा किलोमीटर है, मतलब डिस्टेंस है, दूसरा है हमारा टाइम। ये दो क्वांटिटी में संबंध कैसा है? यहाँ पे संबंध है कि टाइम बढ़ने से डिस्टेंस हमारा बढ़ रहा है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग देखते हैं, पहले फर्स्ट को अटेम्प्ट करते हैं। यहाँ पे पूछा गया है डिस्टेंस और टाइम दे रखा है 20 मिनट्स। तो लेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 20 मिनट्स बी एक्स, हमने डिस्टेंस निकालना है तो एक्स हम लोग मान लिए। एंड टाइम टेकन टू कवर 250 किलोमीटर बी वाई, ये आपका सेकंड वाले के लिए हमने बना दिया है। सेकंड में क्वेश्चन है कि टाइम फाइंड करना है जब डिस्टेंस आपको दिया हुआ है। पहला में क्या था हमारा, फर्स्ट में था कि आपको डिस्टेंस निकालना है, टाइम दे रखा है। और दूसरे में क्या था, टाइम निकालना है, डिस्टेंस दे रखा है। तो ऐसे केस में हमने क्या किया, यहाँ पे एक साथ कर दिए, लेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 20 मिनट्स बी एक्स। तो पहले वाले को डिस्टेंस के लिए हम एक्स मान लिए, और दूसरे के लिए टाइम निकालना है तो उसको हम टाइम को यहाँ वाई मान लिए। यहाँ डिस्टेंस दे रखा है और वहाँ पे पहले वाले में टाइम दे रखा है, सेकंड वाले में डिस्टेंस दे रखा है। तो उसका हम एक ही कॉलम में कंबाइन करना है, इसीलिए दोनों को एक साथ हम ले लिए हैं। अब आगे देखिए दूसरे स्लाइड में हम देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया, एक टेबल बना लिया है दोनों क्वेश्चंस के लिए सेम, एक ही टेबल पे काम हो जाएगा। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो है 75 है, ये क्वेश्चंस में दिया हुआ है ना कि 75 किलोमीटर पर आवर। तो हम यहाँ क्या किए, डिस्टेंस में 75 लिख दिए, अब पर आवर को हम लोग 60 मिनट्स बना दिए। ये क्वेश्चन मेरा कॉन्सेप्ट है। और चूंकि हम कॉन्सेप्ट देख चुके हैं कि टाइम बढ़ने से डिस्टेंस बढ़ेगा, तो ये संबंध जो है वो है डायरेक्ट प्रोपोर्शंस का है। जब ये समझ में आ गया है तो अब हम लोग सिर्फ चार्ट तैयार करेंगे। पहले वाले के लिए डिस्टेंस हमने एक्स माना था, पहला क्वेश्चन जो था, यहाँ एक्स लिख दिए। वो पहले वाले का टाइम दे रखा है 20, तो 20 दे दिए। और सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या था, डिस्टेंस दे रखा था 250 और टाइम को हमने वाई माना था। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे हम लोग। जैसे यहाँ लिखा है, सिंस द स्पीड इज यूनिफॉर्म देयरफॉर द डिस्टेंस कवर्ड वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। डिस्टेंस और टाइम का जो संबंध है वो डायरेक्टली होगा। जब इसको समझ में आ गया डायरेक्टली होगा, तो ऑब्वियसली अब समझ में आ रहा है कि हमें डिवीजन करना है। जितना भी कॉलम में दिया हुआ है इसका डिवाइड करके इक्वल टू ये कॉलम वाला जो डिवीजन आएगा, तो इसका जो कॉलम आएगा वो 75/60, यहाँ लिख दिया मैंने वी हैव करके, इक्वल टू x/20। मतलब डायरेक्ट बेसिस में डिवीजन करके इक्वल टू करना पड़ता है हर एक कॉलम के। जो भी आपका जो हर एक कॉलम में जो एलिमेंट्स है ना, उसका डिवीजन करके इक्वल टू करना पड़ता है। इक्वल टू करके एक्स की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी जब सॉल्व करेंगे हम लोग। तो एक्स का वैल्यू आएगा 25 किलोमीटर इन 20 मिनट्स। ये निकालना था, हमारा पहला क्वेश्चन निकल चुका है। डिस्टेंस पता करना था तो डिस्टेंस मिल गया है कि 20 मिनट्स में 25 किलोमीटर कवर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि हमारा टाइम निकालना था, उसमें डिस्टेंस दे रखा था लेकिन संबंध वही रहेगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाला। तो हम लोग क्या किए, 75/60 और इक्वल टू 250/y कर दिए। तो यहाँ पे हमने वही डिवीजन का इक्वल टू कर दिया है। अब सॉल्व करेंगे यहाँ पे y इक्वल टू 250 इंटू 60/75। सॉल्व करने के बाद आपको 200 मिनट्स आएगा। आप चाहें तो इसको आप आवर्स में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, 3 आवर्स 20 मिनट्स। तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर 3 आवर्स 20 मिनट्स विल बी रिक्वायर्ड टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 250 किलोमीटर्स। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया डायरेक्ट प्रोपोर्शंस का। तो कॉन्सेप्ट में आ गया है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शंस में हम लोग डिवीजन वाला काम करते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान देना है ये है कि कॉलम बनाने के लिए आपको सीखना होगा। पहला तो आपका अटेम्प्ट होना चाहिए इक्वेशंस में कौन सा रिलेशनशिप है वो जानना है। दो क्वांटिटीज कौन सा है इसमें वो पहले आप आइडेंटिफाई करें। जब दो क्वांटिटीज आइडेंटिफाई कर लेंगे आप, तो आपका टारगेट होना चाहिए कि दोनों क्वांटिटीज के बीच में रिलेशनशिप कैसा है, डायरेक्ट है या इनवर्स है। डायरेक्ट का मतलब फिर से हम बता देते हैं कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज करेगा दूसरा भी इंक्रीज करेगा, एक क्वांटिटी डिक्रीज करेगा तो दूसरा भी डिक्रीज करेगा। ये आपका डायरेक्ट वाला प्रोपोर्शन है। अब हम लोग देखते हैं फिर नेक्स्ट। अब हमारा टॉपिक है इनवर्स प्रोपोर्शन। इसमें क्या होगा कि इसमें दो क्वांटिटीज को हम लोग सेलेक्ट करेंगे। इसमें दो क्वांटिटीज में क्या होगा कि एक क्वांटिटी बढ़ेगा दूसरा घटेगा, मतलब एक इंक्रीज दूसरा डिक्रीज होगा। और अगर एक इंक्रीज हुआ दूसरा डिक्रीज, अगर एक डिक्रीज तो दूसरा इंक्रीज होगा। ये कॉन्सेप्ट आपको रखना है। एग्जाम्पल के लिए एक बुक्स जो है हम लोग यहाँ पे स्कूल, यहाँ पे पहले देख लिए क्या है कि स्कूल वांट्स टू स्पेंड 6,000 रुपीज ऑन मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक्स, हाउ मेनी बुक्स कुड बी बाउट एट
₹40 ईच। क्वेश्चन ये है कि एक स्कूल है, वो 6000 जो है स्पेंड करना चाहता है मैथमेटिक्स बुक्स पे, और हर एक बुक का दाम है ₹40। तो वो कितना खरीद पाएगा? तो ऑब्वियस सी बात है 150 बुक्स खरीद पाएगा वो। सोचने वाली बात है, यहाँ दो क्वांटिटीज कौन है? प्राइस ऑफ टेक्स्ट बुक एक क्वांटिटी हो गई, और दूसरा हो गया नंबर ऑफ बुक्स, हमारा दूसरा क्वांटिटीज हो गया। अगर हम प्राइस ऑफ टेक्स्ट बुक को x मान लें तो नंबर ऑफ बुक्स को हम y मानेंगे। अगर प्राइस 40 था तो हम बुक्स खरीद रहे थे 150। तो अगर बोला जाए कि टेक्स्ट बुक का जो है, इफ द प्राइस ऑफ ए टेक्स्ट बुक इज मोर देन ₹40, then the number of books which could be purchased with the same amount of money would be less than 150। ऑब्जर्व द टेबल। अब देखिए, ₹40 हम प्राइस बढ़ाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि पहले हम 150 बुक्स खरीद पा रहे थे ₹40 जब एक बुक का दाम था। लेकिन अब अगर ₹40 से ज़्यादा दाम हो जाएगा, मतलब प्राइस ऑफ टेक्स्ट बुक बढ़ जाएगा, तो नंबर ऑफ बुक्स जो है वो क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो इसी बात को हम यहाँ समझा रहे हैं कि प्राइस ऑफ बुक्स जो एक क्वांटिटी है, अगर इच बुक का प्राइस बढ़ेगा तो हम पहले जितना बुक्स खरीद पा रहे थे उससे कम खरीद पाएंगे। जैसे 40 प्राइस था तो हम 150 बुक्स खरीद पा रहे थे। अगर 50 प्राइस हो गया तो हम 120 बुक खरीद पा रहे थे। फिर 60 हुआ तो हम 100 खरीद पा रहे थे। तो हमने क्या देखा कि प्राइस बढ़ते बढ़ते नंबर ऑफ बुक्स जो है घटने लगा। मतलब रिलेशनशिप कैसा है ये? इनवर्स प्रोपोर्शन। इसी बात को आपको ध्यान देना है हर क्वेश्चन में कि संबंध कैसा है, ये इनवर्स है या डायरेक्ट है। तो इनवर्स समझ में आ गया है, एक इंक्रीज तो दूसरा डिक्रीज, अगर एक डिक्रीज तो दूसरा इंक्रीज करेगा, मतलब क्वांटिटी। इसी बात को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट किए हैं कि प्राइस ऑफ वन बुक जो है x है, प्राइस ऑफ बुक को हम x मान लिए हैं, और नंबर ऑफ बुक्स को हम लोग y मान लिए हैं। तो इन्वर्स में क्या होता है कि हम लोग मल्टीप्लिकेशन वाला काम करते हैं। जैसे वहाँ पे डायरेक्ट में देखते थे कि डिवाइड करते थे और इक्वल टू करते थे आपस में। यहाँ टेबल बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि जब हमें समझ में आ गया कि इन्वर्स प्रोपोर्शन का ये टेबल बनेगा, ऐसा टेबल बनाना आसान है, आप बना लीजिएगा आराम से। सिंपली अब करना क्या है, जब रिलेशनशिप मिल गया इन्वर्स वाला है तो आपको ऑपरेशन लगाना है मल्टीप्लाई का। तो यहाँ पे 40 है और 150 है, तो 40 इंटू 150 कर देंगे हम लोग। फिर 50 है, फिर 120, 50 इंटू 120 करेंगे। फिर यहाँ 60 है और 100 है, 60 इंटू 100 करेंगे। फिर 75 है, 80 है इस कॉलम में, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। आप देखेंगे कि सबका मल्टीप्लाई का रिजल्ट जो है ना 6000 ही आ रहा है। तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि इन्वर्स प्रोपोर्शंस में आपको क्वेश्चंस में दो क्वांटिटीज फिर देखना है, दो क्वांटिटीज में संबंध देख लेना है। अगर इन्वर्स प्रोपोर्शन है तो टेबल बना लीजिए। टेबल बनाने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, समझ में आ गया इन्वर्स है तो आपको मल्टीप्लाई करना है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो डिवाइड करना है, डी से डायरेक्ट, डी से डिवीजन। वहाँ एक कॉन्सेप्ट याद रहेगा हमेशा। तो बचा कौन सा मल्टीप्लाई के लिए? तो इन्वर्स बचा। तो इन्वर्स प्रोपोर्शन में आपको मल्टीप्लाई करके इक्वल टू करेंगे। इक्वल टू का नाम हम इसलिए ले रहे हैं बार बार, इक्वल टू करने से एक इक्वेशन मिल जाता है, और इक्वेशन से क्या होता है, हम अननोन क्वांटिटीज को सॉल्व कर लेते हैं आसानी से। तो इन्वर्स प्रोपोर्शन में कौन सा संबंध हो गया? मल्टीप्लाई आपस में इक्वल होंगे कॉलम के। जैसे यहाँ पे आप देख लिए 40 इंटू 150 इक्वल टू 50 इंटू 120, सारे इक्वल होके 6000 हो रहे हैं। अब इसका नेक्स्ट एक क्वेश्चन है कि इन्वर्स प्रोपोर्शन का मैंने एग्जांपल लिया है कि 6 पाइप्स आर रिक्वायर्ड टू फिल अ टैंक इन 1 आवर 20 मिनट्स। हाउ लॉन्ग will it take if only 5 pipes of the same type are used? देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, दो क्वांटिटीज को पता करेंगे इसमें कि दो क्वांटिटीज में कौन है। तो इसमें क्वांटिटीज हमारा क्या है? पाइप्स है एक क्वांटिटी, दूसरा क्वांटिटी है टाइमिंग। मतलब यहाँ पे दो क्वांटिटी, एक है नंबर ऑफ पाइप्स, दूसरा क्वांटिटीज है हमारा टाइम। तो हमने क्या किया, नंबर ऑफ पाइप्स को कॉलम बनाया और टाइम का एक कॉलम बना लिया। नंबर ऑफ पाइप्स में 6 पाइप्स है तो डाल दिया 6। तो टाइमिंग क्या लग रहा था उस समय? 1 आवर 20 मिनट्स। तो 1 आवर 20 मिनट्स को हम कन्वर्ट कर दिए मिनट्स में, तो 80 मिनट्स हो गया। फिर क्या पे क्वेश्चन है कि 5 पाइप्स है, 5 दे दिए। फिर यहाँ पे हमारा निकालना क्या था? टाइम। तो एक्स टाइम अननोन निकालना है, एक्स है तो एक्स दे दिए यहाँ पे। तो आप बोलिए कि पहले आप ये कर लिए, आपने पता नहीं किया इन्वर्स है या नहीं है। तो इसके लिए आप देखिएगा कि ये प्रैक्टिकली अब हम समझा रहे हैं, पहले टेबल बनवा दिया आपसे हम। आप देखिए यहाँ पे 6 पाइप्स है तो टाइम लगा मान लीजिए 4 घंटा, 4 आवर्स मानने के लिए। जैसे यहाँ पे 6 पाइप्स है तो हम मान लेते हैं 4 आवर्स लगा।
तो ऑब्वियसली जब पाइप को हम कम करेंगे तो आवर क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से 6 पाइप्स जो है 1 आवर 20 मिनट्स में कर रहा है पूरा काम टैंक को भरने का। तो 5 पाइप्स करेंगे तो टाइम बढ़ेगा ही, ऑब्वियसली बढ़ेगा, क्योंकि पाइप्स की संख्या क्या हो गई, कम हो गई। तो ये संबंध तो पता चल गया कि इन्वर्स प्रोपोर्शन है। तो हम पहले टेबल बनवा लिए, आप कुछ भी कर सकते हैं, पहले टेबल बना करके भी खोज सकते हैं कि कैसा संबंध है इसके बीच में। अब चूंकि रिलेशनशिप मिल गया है कि इन्वर्स वाला रिलेशनशिप है, तो बस कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई करना है 6 को 80 के साथ, फिर इजकल टू 5 × x, जो कि अगले स्लाइड में दिखा रहे हैं। तो मैंने फिर से यहाँ पे टेबल बना दिया है, दिखा दिया। तो यहाँ पे एक सेंटेंस बना के दिखा रहे हैं, लेसर द नंबर ऑफ पाइप्स, मोर विल बी द टाइम रिक्वायर्ड बाय इट टू फिल द टैंक। सो दिस इज अ केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। तो जब डिसाइड हो गया केस क्या है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 80 × 6 कर देंगे, इक्वल टू x × 5, इम्प्लाइज दैट। आप सॉल्व करने के बाद आपको जो रिजल्ट आएगा आपके पास, वो आएगा x = 96। तो दस टाइम टेकन टू फिल द टैंक बाय 5 पाइप्स इज 96 मिनट्स। इसको आप चाहिएगा तो कन्वर्ट कर सकते हैं आवर में भी। 60 मिनट्स में 1 आवर होता है, तो 96 मिनट्स को कन्वर्ट करें अगर आवर में, तो ये होगा 1 आवर 36 मिनट्स। तो इस तरह से हम समझ रहे हैं कि इन्वर्स प्रोपोर्शंस में मल्टीप्लाई का ऑपरेशन करना होता है। ओके, थैंक यू वेरी मच।